अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। जहां इस मैच का इख्तिताम बहुत ही सनसनीखेज रहा, वहीं पर पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक पर सवालिया निशान भी उठे। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, बाबर आजम की कप्तानी पे भी बात होगी। बात यह होगी कि पाकिस्तान टीम ने क्या गलतियां की, क्या चीज़ें ठीक हुई और आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज फुटबॉल पर बिलखुसूस हमारी कॉन्वर्सेशन होगी ऑन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, और साथ में वी विल ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर goal scorers in the history of the game, Gerd Muller. So we have all of this lined up, plus आप लोगों के हमें बहुत ज़्यादा सवाल आता है, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आए जिन्हें शो का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह रेहान उल हक, और रेहान सीधा जंप करते हैं कल रात के मैच पर। पहले तो सबसे पहली बात ये हार्ट ब्रेक यार। या आई थिंक मैंने कल जब मैच ख़त्म हुआ तो आई ट्राइड लुकिंग अप के कब ऐसा हुआ है कि नंबर 8 टू नंबर 11 जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर किया, और टॉप 5 में 4 वेस्ट इंडियंस हैं। अच्छा। और बेसिकली उनमें से एक ही टेस्ट मैच में 1988 में टेस्ट मैच था, उसमें हुए थे डुजॉन मार्शल। और पाकिस्तान कुड हैव वन दैट सीरीज 2-0 इन द 80s अवे एट वेस्ट इंडीज, जो कि 80s में वेस्ट इंडीज का कोई सीरीज नहीं आता, ना होम ना अवे। पाकिस्तान कुड हैव बीन द फर्स्ट टीम टू बीट देम एंड विन द सीरीज एक्चुअली 2-0। तो ये हार्ट ब्रेक कोई नई बात नहीं है। फिर 2000 का एंटीगा टेस्ट सबको याद होगा। आई थिंक पर्सनली फॉर मी वो टेस्ट मैच जो है मेरी लाइफ टाइम में सबसे मुश्किल है डाइजेस्ट करना, वो जो हार है, क्योंकि उसके अंदर अंपायरिंग डिसीजंस थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो पाकिस्तान के खिलाफ गई। एंड आई थिंक उससे बेहतर स्पेल ऑफ बॉलिंग वसीम अकरम का जो स्पेल ऑफ बॉलिंग था आपको टेस्ट क्रिकेट में शायद ही कभी देखने को मिले। उसके बावजूद वो पाकिस्तान मैच हारा। फिर जो कल हुआ उसके अंदर भी एग्जैक्टली पाकिस्तान एट वन पॉइंट लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ जीत जाएगा, बट पाकिस्तान ने विकेट्स क्लस्टर्स में आउट किए, और उसके बाद एट द एंड जब आपका ओनली 1 विकेट इन हैंड, पाकिस्तान शुड हैव क्लोज दैट गेम डाउन। जल्दी से अगर हम स्कोर कार्ड पर एक नज़र डालें ताकि समरी आपको दे सकें कि पाकिस्तान ने 217 और 203 रन बनाए अपनी 2 इनिंग्स में, जबकि वेस्ट इंडीज़ 253, और फिर एंड पर दे वर एबल टू चेस डाउन द टारगेट ऑफ 168 विद 1 विकेट इन हैंड। और इसके अंदर जो सबसे पहली बात आई थी रेहान, वो यही वाली बात है कि सबसे पहले जो मैच से पहले जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जिस तरीके से फिल सिमंस की बातें भी आई थी, बयानात सामने आए थे वेस्ट इंडीज़ की टीम को लेकर, तो ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ये वेस्ट इंडीज़ टीम खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। और पाकिस्तान गोइंग इनटू दिस मैच, और सबको बताता चलूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट में खेला जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के, और ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉबली पाकिस्तान की बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी टू मेक इट टू द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, क्योंकि एक ये अवे चैलेंज है और एक बांग्लादेश का अवे चैलेंज है। बाकी सारे होम मैचेस हैं पाकिस्तान के, बड़ी सीरीज जो है वो सारी होम सीरीज हैं। तो उसमें वी वर गोइंग इनटू दिस मैच एज द फेवरेट्स। और एक जो कल का एक मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था यहाँ पे, थोड़ा सा आई थिंक हम ज़रा, क्योंकि मैं अमूमन कोशिश ये करता हूँ कि अगर हम कोई भी क्रिटिसिज्म करें तो वो कि एक पॉजिटिव क्रिटिक हो। तो एक जो चीज़ थी जो सामने आई, जो बहुत वाज़ेह थी, वो यही था कि मैंने फ़ील किया कि जिस तरह आपने नंबर 8 से 11 की बात की, मैंने ये फ़ील किया कि पाकिस्तान ने बड़े आराम से जो कि नंबर 8 ऑनवर्ड बैट्समैन को ईजी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी। आई थिंक जो जितनी अमाउंट ऑफ सिंगल्स हुई हैं वो पाकिस्तान, दैट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। दूसरी चीज़, अगर आप फील्ड पीछे कर रहे हैं तो जो एक एरिया है जो आपको टेरियर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए वो थर्ड मैन है। तो अगर आप क्वांटिफाई करेंगे थर्ड मैन पे कितने रन हुए, तो वो रन डिफरेंस है पाकिस्तान के हारने और जीतने के अंदर। अब बहुत आसान है कहना कि कप्तान को ये कर लेना चाहिए था, कप्तान को वो कर लेना चाहिए था। आई थिंक व्हाट बाबर वांटेड टू वाज के रोच जो है वो स्कोर करें, दूसरे एंड से विकेट्स लें। लेकिन यहाँ पर काम ये है कि क्योंकि एक टेस्ट मैच है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि आप डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको बाहर से भी मैसेज आ सकता है कि ये इस तरह नहीं करो, ये आपको इस तरह नहीं। मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम वो वाली बात करें, क्योंकि साथ साथ शो में आप लोगों की ट्वीट्स को भी हिस्सा बनाएंगे, तो जो ये इस टॉपिक है इससे रिलेटेड शराज अख्तर ने हमें एक ट्वीट किया था, वो आपके सामने हम स्क्रीन पर लाएंगे। ये देखें, शराज ने कहा कि जी हाउ वुड यू गाइज रेट बाबर्स कैप्टनसी, और सिमिलरली अमार अहमद ने भी सवाल बाबर की कप्तानी को लेकर ही किया था। अगर हम वो सवाल भी देखें तो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको नहीं लगता कि बाबर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे और उन्होंने 9 फील्डर्स इनसाइड द सर्कल क्यों नहीं लाए जब नंबर 11 खेल रहा था। तो बात
मुझे पता अभी वाली बात करें कि बाहर के थिंक टैंक को भी वहाँ पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन थिंक टैंक से पहले ज़रा यहाँ पर, क्योंकि कप्तान इज़ the core of that think tank, right? So let's first of all talk about the captaincy decisions there. Maybe naivety was there. I think एक दो चीज़ें इसमें हैं कि हाउ मेनी टाइम्स हैज़ बाबर लेड अ टीम टेस्ट मैच में जहाँ पे ये वाली सिचुएशन हुई हो, तो आई थिंक उसका ये पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई हो, तो वो इससे सीखेगा। दूसरी चीज़ इसमें ये जो आप फील्डर्स की बात है, डिफेंसिव या एग्रेसिव माइंडसेट की जो बात कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत रिलेटिव है, बिकॉज फॉर एग्जांपल एक टेल एंडर का स्क्वायर लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे आउट होने का ज़्यादा चांस है, ना कि वो मिड विकेट पे आउट हो जाएगा, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, बिकॉज अगर आप उसको शॉर्ट बॉल करवाएंगे, पुल करेगा, चांसेस हैं कि वो वहाँ पे आउट होगा, विच यू कैन क्वांटिफाई, कवर के ऊपर से ड्राइव नहीं मारेगा। एग्जैक्टली, वो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऑन सिमिलरली अगर आप याद करें 2017 के अंदर जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था, जिसमें यासर के अगेंस्ट शारन गैब्रियल ने वो शॉट खेला था, तो उसमें दी ओनली रीज़न ही प्लेड दैट शॉट इज के 9 फील्डर्स बैट के इर्द गिर्द थे, और शारन गैब्रियल की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर वो रोकने की कोशिश करता तो चांसेस ज़्यादा थे कि इनसाइड एज लग के शॉर्ट लेग के ऊपर कैच हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए सेफर ऑप्शन ये थी कि ही अटेम्प्टेड अ बिग शॉट। So that was a forced error. दैट वाज अ फोर्स्ड एरर, जो कि जिसके ऊपर बाद में लिखा भी बहुत गया, डिस्कशंस भी काफ़ी हुई, एंड यू नो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें और आप देखेंगे कौन सी ज़्यादा सेफ शॉट थी, तो इवन अगर वो एज लग जाती उस बॉल के ऊपर, आउटसाइड एज लगती, तो चांसेस ये थे कि वो आउट ना होते, बट दैट वेंट पाकिस्तान्स वे। इसमें ये बात है कि आपने फोर्स एरर करना है या आपने क्या देखना है, इट्स ऑल कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि सिचुएशन और कंडीशंस क्या है, मेरा कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को आउट कर सकता है इन दोनों में से, और उसके लिए मैंने क्या फील्ड लेनी है। अब फॉर एग्जांपल थर्ड मैन वाला बहुत मेजर इशू था। द अदर इशू वाज कि मैं अपने लाइफ टाइम में एक दफ़ा देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी स्लिप की जो पोजीशनिंग है वो ठीक कर ले, क्योंकि जितनी बॉल शॉर्ट बाउंस करती हैं स्लिप्स के अंदर, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि हम कभी भी वी डू नॉट डिस्कस दैट, वी हमारा आई डोंट नो, हालांकि हमने पिछली इनिंग्स में देखा, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, वेस्ट इंडीज ने भी बहुत कैचेस ड्रॉप किए, वेस्ट इंडीज ने बहुत कैचेस ड्रॉप किए, उनकी भी स्लिप प्लेसमेंट उतनी ज़बरदस्त नहीं थी, बॉल कैरी नहीं कर रहा था, हमने काफ़ी दफ़ा देखा कि इट फेल शॉर्ट। तो आप पिछली इनिंग्स को देखकर ही सीखते हो। ठीक है, आपके बॉलर्स के पास ज़्यादा पेस है देन द वेस्ट इंडियन बॉलर्स दैट आर देयर, तो उसमें शायद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कैरी ज़्यादा होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं। वही बात है ना, आपको कंडीशंस रीड करनी है, पिच रीड करनी है, एंड आई थिंक वो जो एक चीज़ है वो आप हर चीज़ कैप्टन से एक्सपेक्ट तो ना करें कि कैप्टन को पता हो, उसमें विकेट कीपर का भी रोल आता है, उसमें बाहर से मैनेजमेंट का भी रोल आता है। विकेट कीपर का तो ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि कैप्टन ने सब कुछ करना है। क्रिकेट इतना इवॉल्व हो चुका हुआ है अब कि आप पूरी दुनिया में देखें कि कैप्टन्स, येस दे आर द लीडर्स ऑफ देयर टीम ऑन द ग्राउंड, बट उनका कि कौन सा फील्डर कहाँ पे खड़ा होना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, थिंक टैंक और प्लानिंग होती है। एग्जैक्टली, ये ऐसे नहीं होता कि कैप्टन ने कह दिया कि 2 कदम आगे आ जाओ, आप ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, क्वांटिफाई किया जाता है, उसके बाद ही आप डिसाइड करते हो। तो आई थिंक द क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड कि क्या डिस्कशन हो रही है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके पास डग आउट के अंदर वो लोग हैं जो इन सिचुएशंस के अंदर पहले रह चुके हुए हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस। इसी बात पर आते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपके ये वाले जो ट्रेन ऑफ थॉट को तोड़कर मैं आया था कि पहले कैप्टनसी पे बात कर लें, क्योंकि सवाल कैटेगोरिकली वो थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के थिंक टैंक की। ठीक है, अब पाकिस्तान के थिंक टैंक में आपके पास हेड कोच हैं, आपके पास फास्ट बॉलिंग कोच हैं, who's effectively the assistant coach. Then you have an assistant to the coach. शायद असलम साहब भी उधर है। ठीक है, फिर आपके एक फील्डिंग कोच हैं, और उसके बाद अब्दुल मजीद साहब, और फिर आपके पास एक एनालिस्ट भी है। ठीक है, एनालिस्ट को मैं इस वक्त इस सिचुएशन में थोड़ा सा ज़रा साइड पे इसलिए रखूँगा क्योंकि आई वर्कड विद हिम, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि शायद मेरा पर्सनल बायस उसके हक में बात कर रहे हैं। बट आई कैन टेल यू कि वो बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा एनालिस्ट है वो। ठीक है, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज करना है। अगर आप उसको नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। वो मुल्तान सुल्तान्स की, आई नो बहुत ज़्यादा डेटा हैवी अप्रोच की बात होती है, लेकिन उसके अंदर मुल्तान सुल्तान्स के सक्सेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर तला एजाज है, जो पाकिस्तान टीम का एनालिस्ट भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने काफ़ी हद तक एम्पावर किया हुआ है कि आप वो करें, और हमारे हर डिसीजन मेकिंग में देयर इज़ ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, और इससे किस तरीके से एक यूनिफाइड प्लान बनना चाहिए। देखिए, इसमें मेरी नज़र में एक सिंपल चीज़ है कि जब आप डेटा फॉलो करते हैं, बिकॉज मुल्तान डज इट, इस्लामाबाद यूनाइटेड डज इट, तो डेटा फॉलो करते हैं तो आप ये नहीं कहते कि 100% ऑफ टाइम्स हमारा ये सक्सेसफुल होगा प्लान। ऑफ कोर्स आप ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के साथ जाएं, उसके बावजूद आप हार जाएं, तो एटलीस्ट लॉजिक होनी चाहिए आपकी हार में।
जब लॉजिक के बगैर कुछ चीज़ें होती हैं, दैट इज़ व्हाट्स द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट लवर। जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं तो आप बैठ के सोच रहे होते हैं यार ये क्यों नहीं हो रहा, जो आपके लिए एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछने चाहिए मैनेजमेंट से कि यार दिस इज़ व्हाट लॉजिक सजेस्ट्स, इसको बैक करने के लिए डेटा है हमारे पास, हम ये क्यों नहीं कर रहे। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, एंड आई एम सॉरी थोड़ा ज़्यादा नर्डी हो रहा हूँ इसके अंदर मैं, कि कभी भी कोई आपने थ्योरी प्रूव करनी हो या अपना पेपर फॉरवर्ड रखना हो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, तो द लीस्ट रिलायबल रिसोर्स इज़ आई विटनेस। आप डेटा जब तक नहीं हो तो आई विटनेस अकाउंट डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज आई विटनेस इज़ अ लीस्ट रिलायबल अकाउंट जब आपने कोई भी थ्योरी जो है उसको पास करना हो। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि यार मुझे फीलिंग ये आ रही है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर आपको डेटा शो करता है कि ऐसे नहीं, यू नो ए इज़ नॉट राइट, बी इज़ राइट, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर बी। दैट इज़ वाई इट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग कि कुछ डिसीजन इतनी लॉजिकल होती हैं कि आई थिंक मोस्ट पीपल कैन पॉइंट इट आउट कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, वाई आर द स्लिप्स नॉट स्टैंडिंग इन द राइट पोजिशन, दैट एंड वाई इज देयर नॉट अ थर्ड मैन फॉर अ टेल एंडर, बिकॉज टेल एंडर्स स्कोर मोस्ट ऑफ देयर रन्स थ्रू थर्ड मैन। अच्छा, वैसे एक और मैं बात करूं, टेल एंडर की बात करें तो हमने काफ़ी दफ़ा मे बी क्योंकि शायद बॉलर्स कोशिश कर रहे थे स्टम्प्स को अटैक करने की, तो काफ़ी दफ़ा हमने फाइन लेग पर भी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी क्योंकि बैट्स की तरफ आ रहा था एंड दे वर लिमिटेड टू जस्ट बॉलिंग देयर। That is because you did not have a third man, so the bowlers did not have room. अगर वो उनके पास room for error होता तो वो शायद बाहर ट्राई करते, स्लिप लगाने की कोशिश करते, because कोई room ही नहीं था उनके पास ट्राई करने का, तो उन्होंने डिसाइड किया कि स्टम्प्स को अटैक करते हैं। सेकेंडली बिकॉज द बॉल इज नॉट कैरिंग, तो आप ये सोचते हो कि यार अगर कैरी नहीं कर रही बॉल तो फिर मैं स्टम्प्स में या LBW करने की कोशिश करूँ या आउट करने की कोशिश करूँ। आई मीन देयर इज अनदर आर्ग्यूमेंट विच आई वाज यॉर्कर ज़्यादा नहीं करवाए, बट जब पिच आपको सूट कर रही हो तो आपको यॉर्कर्स कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ये है कि आपको थोड़ा बाउंसर और आपको वेरिएशन ट्राई करनी चाहिए, बट आई डोंट ब्लेम द बॉलर्स। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ 2 दफ़ा अंडर 170 स्कोर डिफेंड हुआ है। पाकिस्तान नियरली डिफेंडेड अंडर 170। आई थिंक उसके अंदर ये आपको बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए। शाहीन, हसन, इवन अब्बास कंट्रोल्ड वन एंड, फ़हीम टुक 2 क्रूशल विकेट्स। यस, यासिर ने नहीं परफॉर्म किया, लेकिन आपके बॉलर्स ने अपना 100% एफर्ट दिया। आपके बॉलर्स आपको ऐसी सिचुएशन में ले आए जहाँ पे आपको मैच जीतना चाहिए था। आपको दोबारा देखना पड़ेगा कि आपके यू आर एटलीस्ट 30 रन शॉर्ट, उसके बावजूद आप यू आर ओनली 1 विकेट अवे फ्रॉम विक्ट्री। अच्छा, एक में क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी है, एक मैं बात करूँगा। आपने ये बात बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आउट की कि बाबर की कैप्टनसी अभी तक अपनी इन्फेंसी में है, लेट्स कॉल इट इन इट्स इन्फेंसी, और बाबर ने इस तरह की सूरत हाल में टीम को लीड नहीं किया हुआ। इस तरह की सूरत हाल जो आपका थिंक टैंक है, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी फतवाहत दिलाई हैं और ऐसे मौक़ों पर दिलाई हैं जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट आनी चाहिए था। मैं यहाँ पर एक बात मैं करने लगा हूँ कि शायद हो सकता है ये मेरी तनकीद शायद किसी को बुरी भी लगे, लेकिन ये चीज़ सबसे पहले जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो अभी रिसेंटली हालिया वाइट बॉल सीरीज़ हो रही थी, उसमें भी मैंने ये नोट किया था कि एक मौके पर एक तीसरे T20 में गालिबन बाबर मुड़े थे ड्रेसिंग रूम की तरफ और उन्हें इशारा किया था, भाई मैंने क्या करना है, लेग स्पिनर लाऊं कि मैं ऑफ स्पिनर लाऊं। तो दैट इज द लेवल कि वो उसे खुद सीक आउट करना पड़ रहा है। तो ये तो नॉर्मल बात है ना। आप मैचअप्स, अब कैप्टन को पता है कि फलाना बैट्समैन है, इसके अगेंस्ट क्या मैचअप ज़्यादा सूटेबल है, लेग स्पिनर सूटेबल है कि ऑफ स्पिनर सूटेबल है, वो मैचअप आपके पास ऑलरेडी रेडी होना चाहिए टू कम्युनिकेट टू योर कैप्टन, या आप फील्ड के ऊपर किसी को भी कम्युनिकेट कर दो। आई थिंक जो आपने बात की कि डगआउट में बैठे हैं, पाकिस्तान के 2 लोएस्ट टारगेट्स जो डिफेंडेड हैं इज़ 133 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड 144 अगेंस्ट इंग्लैंड। 133 अगेंस्ट न्यूजीलैंड के अंदर वकार यूनुस वाज द मेन बॉलर जिसने सबको आउट किया था। 144 वर्सेस इंग्लैंड में मिसबाह उल हक कैप्टन थे। जब आपके पास ये लोग डगआउट के अंदर मौजूद हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। कैप्टन और थोड़ा सा डगआउट को भी प्रोएक्टिव होने की, कैप्टन अकेले के ऊपर सब कुछ डालना आई थिंक ज्यादती है आज के दौर में। ठीक हो गया जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट पर थोड़ी सी और बात करेंगे और देखेंगे कि और कहां गलतियां हुई पाकिस्तान टीम से और कहां पर इस वक्त गुंजाइश है कि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच की। उसमें जो
कप्तान पर तनकीद हुई, उस पर भी बात की हमने, पाकिस्तान के थिंक टैंक पे भी बात की कि कहाँ पर अब इस वक्त आज के दौर में जहाँ आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और इट इज़ अनफेयर कि आप कप्तान से एक्सपेक्ट करें कि वो सारी इन्फॉर्मेशन याद रखे, वहाँ पर आपको बाहर से सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है कि आपको वहाँ तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे और इसी तरीके से आप ऑन द फील्ड डिसीजन मेकिंग में कप्तान की जितनी भी मदद कर सकें आप करें। अब चलते हैं थोड़ी सी और बातों की तरफ। रिहान, जो सबसे बड़ी ग्लेयरिंग प्रॉब्लम थी पाकिस्तान की, या जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग थी, वो पाकिस्तान की बैटिंग थी। ठीक है, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। पाकिस्तान इस मैच से पहले, जिस मैंने पहले कहा, वी वर फेवरेट्स, और ये बैटिंग लाइनअप अगर आप दोनों टीमों का मुवाजना करें तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पर ज़्यादा सीजन्ड क्रिकेटर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद इस बैटिंग लाइनअप ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पहली इनिंग्स में 217 किया, बॉलर्स डिड रियली वेल टू रिस्ट्रिक्ट वेस्ट इंडीज, और दूसरी इनिंग्स में आपने 203 किया। ठीक है, और फिर अगेन बॉलर्स केप्ट यू इन द गेम। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू पाकिस्तान्स बैटिंग एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ स्ट्रेट अवे विद द टॉप ऑर्डर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने बात की कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो वाई आर दे नॉट क्लिकिंग, क्योंकि आप अपने बैट्समैन सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान के पास पूरी दुनिया का बेस्ट ओपनर है अवे फ्रॉम होम इन द लास्ट 5 ईयर्स, और उसको आप एज ओपनर नहीं खिलाते। अगर हम वो टेबल देख सकें तो उसके अंदर इट क्लियरली शोज़ कि 2016 से लेके अब तक सिर्फ एक ओपनर है जिसकी 40 से ऊपर एवरेज है अवे फ्रॉम होम, उसका नाम अजहर अली है, और उसको पाकिस्तान किधर खिला रहा है? नॉट एज एन ओपनर। और अगर आप ये पूरा टेबल देखें, देयर इज नो वन हु इवन कम्स क्लोज टू अजहर। अजहर की जो अवे परफॉर्मेंस है, बाय द वे अवे से मेरा मतलब अवे होम ऑफ ऑपोजिशन है, इसका ये मतलब नहीं कि यूएई डजंट काउंट एज अवे। अवे ही इज गॉन एंड ही स्कोर्ड रन्स, और ही इज द बेस्ट ओपनर अवे फ्रॉम होम, और हम उसको नंबर 3 पे खिला रहे हैं पिछली 2 सीरीज से, और फिर हम कहते हैं हमारा ओपनर्स का मसला है। ओपनर्स का मसला नहीं है, हमने ओपनर्स का मसला खुद क्रिएट किया है। और आप यहाँ पर अगर लिस्ट देखें तो पाकिस्तानी एक और भी हैं जो नंबर 10 पर हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द वो अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। आई थिंक वो तो एक डन बात है। हाँ, बट दैट्स अ सेपरेट कन्वर्सेशन। लेकिन अच्छा, ये एवरेज ये नंबर्स हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो नाम है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर आप धवन का नाम देख रहे हैं, आप केएल राहुल का देख रहे हैं, जेनिंग्स, तिरमाने, टीन एल्गर, मतलब अच्छे खासे बड़े नाम हैं यहाँ पे। एंड यू स्टिल हैव अजहर अली हु इज हेड एंड शोल्डर्स अबव दीस गाइस। आई मीन ये मेरे लिए बहुत अजीब बात है कि एक तो ओपनर्स की एवरेज हमेशा अवे फ्रॉम होम स्पेशली पिछले 5-6 सालों में बहुत कम है। ठीक है, उसके अंदर अगर आपके पास कोई ओपनर है जिसकी 40 से ऊपर एवरेज, और दुनिया में किसी की 40 से ऊपर एवरेज नहीं है अवे फ्रॉम होम, और आप उसको एज ओपनर नहीं खिला रहे, तो वो आपकी गलती है। ठीक है, वो आप फिर ऑटोमेटिकली एक इशू क्रिएट करेंगे, यार पाकिस्तान के ओपनर्स चलते नहीं है। वो इसलिए नहीं चलते कि आप दुनिया का बेस्ट ओपनर आपके पास था और वो एज एन ओपनर नहीं खेल रहा। नहीं, लेकिन एक फिर ये भी आर्ग्यूमेंट आता है ना अजहर अली का, और ये आई बिलीव आपने दूसरा दिए वाला भी बनाया हुआ है कि फिर अगर अजहर अली ओपनिंग में खेलेंगे तो फिर आपके पास, क्योंकि ही इज़ योर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एज वेल, आपके पास फिर मिडिल ऑर्डर में या आपके पास उसके ओपनर्स के बाद वाले स्लॉट में क्या ऐसी गुंजाइश है या नहीं है? क्योंकि ये उनके दूसरे नंबर्स भी हैं व्हेन ही इज़, आई मीन आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। अगर आप ये टेबल देखें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि एज एन ओपनर उनकी एवरेज ओवरऑल जो है वो 17 रन ज़्यादा है when he is opening rather than batting in any other position. This is since 2016 and only matches versus the top 8 teams. ये नहीं है कि जिम्बाब्वे वगैरह काउंट नहीं हो रहे इसके अंदर. This is the top 8 teams and away from home against the top 8 teams the difference is almost 14 runs. तो आई मीन आपका एक बंदे की इतनी बेहतर एवरेज है एज एन ओपनर, लेकिन आप उसको 3 पे खिला रहे हैं या 4 पे खिला रहे हैं, वो आप उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं. इट मेक्स नो सेंस कि यू हैव क्रिएटेड एन इशू जहाँ पे कोई इशू नहीं है. अगर आप बात करते हैं कि नंबर 3 पे किसको खेलना चाहिए, तो अवे फ्रॉम होम एक नंबर 3 पे आपने बैट्समैन ट्राई किया जिसने नंबर 3 पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर आपने उसको एज एन ओपनर प्रमोट किया, वो 3 मैचेस में फेल हुआ और आपने उसको टीम से ड्रॉप कर दिया. उसका नाम शान मसूद है. पूरी दुनिया में ये होता है कि जब आप अवे फ्रॉम होम जाते हो, आपका टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 स्ट्रगल करता है, तो आप उनको वापस होम सीरीज अगेंस्ट एन ईजी टीम देते हो कि अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएँ. पाकिस्तान क्या करता है कि वो अवे सीरीज के ऊपर उसको ड्रॉप कर देता है और फिर नए ओपनर्स लेके आता है और फिर उन नए ओपनर्स पे तनकीद होने लग जाती है. अगर आप रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखें एज एन ओपनर होम एंड अवे फ्रॉम होम, ही हैज 0 सेंचुरीज अवे फ्रॉम होम, एंड उसका होम पे रिकॉर्ड देखें तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड. इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया उसको ड्रॉप कर देगा सडनली. दे विल कीप परसिस्टिंग विद हिम, दे विल कीप परसिस्टिंग विद केएल राहुल, जिनका
अब बेहतर हुआ है रिकॉर्ड अवे बिकॉज उन्होंने 2 बैक टू बैक 100s किए हैं, इससे पहले उनका अवे रिकॉर्ड नहीं अच्छा था एज एन ओपनर। द पॉइंट इज कि आपने अपने कुछ प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है इन होम सीरीज। आप होम सीरीज के अंदर नए प्लेयर ले आते हैं, फिर जब आपकी कोई मुश्किल सीरीज आती है वापस उस प्लेयर को ले आते हैं और फिर कहते हैं जी इसकी एवरेज नहीं है। तो आपने रिलेटिवली मेजर करना है कि कौन सी कंडीशन में किसकी क्या एवरेज है, और ये बहुत गलत थ्योरी है कि जी हर कंडीशन में इस बंदे को परफॉर्म करना चाहिए। हर कंडीशन में दुनिया में बहुत कम प्लेयर्स हैं हिस्ट्री के अंदर जो परफॉर्म करते हैं, तो आपके पास जो रिसोर्स है उनको मैक्सिमाइज करना है और आप नहीं कर रहे, बिकॉज अजहर शुड बी ओपनिंग अवे फ्रॉम होम फॉर पाकिस्तान एवरी टाइम। इसमें कोई डाउट नहीं है, डेटा ये प्रूव करता है, अजहर की अपनी फॉर्म ये प्रूव करती है। एंड आई एम श्योर कि वो जो बात है कि नई बॉल से शाइन खत्म करना, अजहर इवन इफ ही स्कोर्स 20 रन ही विल कंज्यूम सो मेनी बॉल्स के नंबर 3-4 पे, जब 4 पे बाबर आएगा जो आपका बेस्ट बैट्समैन है, तो आपके पास बॉल पुरानी हो चुकी होगी, इट विल बी ईजियर फॉर हिम टू बैट। अच्छा, यहाँ पर फिर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान भट्ट और आबिद अली की, क्योंकि इस वक्त जो एक बहुत कॉमन फीचर हमने देखा, जो एटलीस्ट सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जो एक कॉमन थीम थी, वो बात हो रही थी इमरान भट्ट की और आबिद अली की। इमरान भट्ट पे ख़ास तौर पे जहाँ उनकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं उनकी फील्डिंग की, एंड what a remarkable and amazing fielder, slip fielder that he is, लेकिन साथ ही साथ बात हो रही है कि उन्होंने जब से डेब्यू किया है, आई नो सैम्पल साइज थोड़ा सा कम है, लेकिन सिर्फ एक 50 प्लस स्कोर है, तो डज हिज फील्डिंग अलोन जस्टिफाई हिज पोजीशन इन द 11? और साथ ही साथ हम आबिद अली की बात करते हैं। देखिए, जब आबिद अली ने अपना डेब्यू किया तो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेली थी और उन्होंने सेंचुरी की, वनडे में भी डेब्यू पे सेंचुरी की, टेस्ट में भी डेब्यू पे सेंचुरी की, और उन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा स्कोर किया। लेकिन अगर हम उस क्लोजर लुक देखें रेहान, तो क्लोजर लुक में हमें पता चलता है कि आबिद अली का आप जिम्बाब्वे वाला स्कोर निकाल दें और श्रीलंका ने जो पहले पाकिस्तान में टूर किया था उन्हें आप कर दें, तो इन बिटवीन जहाँ पर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेला है, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला है, साउथ अफ्रीका एट होम खेला है, बांग्लादेश एट होम खेला है, वेस्ट इंडीज़ में खेला है, his performances have been pretty ordinary. I think वही बात है ना कि आपने उसको जज इस तरह करना है कि ओपनर्स का क्या रोल होता है। तो आबिद अली ने इंग्लैंड में उसने अपने स्टार्ट्स कन्वर्ट नहीं किए, लेकिन जो जितनी नंबर ऑफ बॉल्स ओपनर्स कंज्यूम करते हैं ऑन एवरेज आबिद अली ने उससे ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम की, विच मीन्स कि आपका नंबर 3-4 के लिए सिचुएशन ईजी हो जानी चाहिए। ठीक है। जहाँ तक आप बात करें तो कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिए इमरान भट्ट की भी अगर आप बात करें, मेरे नज़र में स्लिप कैचिंग पाकिस्तान का एक बहुत मेजर इशू है। अगर आपके पास एक बंदा स्लिप कैचिंग कर रहा है और आप ओपनर की बात करें तो मे बी अजहर अली कैन ओपन, इमरान भट्ट कैन कम इन एट नंबर 3, यू कैन फाइंड अ प्लेस फॉर हिम ऑन द बेंच जहाँ पे वो एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर आ सकें, बिकॉज अब क्रिकेट उस स्टेज पे आ चुकी है कि आपने हर चीज़ को क्वांटिफाई करना है। अगर इमरान भट्ट की 20 की एवरेज है और वो स्लिप में कैचेस ले रहा है, वो कैचेस की वर्थ कितने रन्स हैं? अगर वो 10-15 रन्स है तो उसकी एवरेज 30-35 है, विच इज़ वेरी गुड फॉर एन ओपनर। वो आपने और उसकी जगह अगर कोई और फील्डर आए और वो कैच छोड़े, उसकी क्या होगी वैल्यू? तो आई थिंक दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड एट। आई नो ये क्रिकेट में अभी तक वो है कि यू नो फील्डिंग के ऊपर इतनी बात नहीं होती, इवन वी स्टिल लिव इन एन एरा जहाँ पे आप कहते हो कि यार अगर वो जितने मर्जी कैच पकड़े। आप फील्डिंग की बात करें, साथ साथ जो कल से हमें स्टीव रिक्सन से रिलेटेड ट्वीट्स आ रही हैं वो भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ अगर यहाँ पर हम प्ले कर दें स्क्रीन पर, तो एक क्लाइव ने ट्वीट किया हुआ है वनीला वाला, और जिशान साहब ने ये ट्वीट किए हुए हैं कि स्टीव रिक्सन को अच्छा खास, खैर इन्होंने तो स्टीव डिक्सन बना दिया लेकिन उन्होंने कहा कि जी फील्डिंग काफ़ी हो रही है कि पाकिस्तान टीम का Was this the biggest blunder made? और वो ब्लंडर ये था कि आई थिंक वो स्टीव रिक्सन को टाइम पे तनख्वाह नहीं दे रहे थे। अच्छा, खैर उसके अलावा जो जिशान की साथ में जो बात ही बेसिकली लेटिंग गो स्टीव रिक्सन, मैंने तो मजाक किया था, पता चले सारे सीरियस हो जाएं। और यही वाली बात है कि टिल हाउ लॉन्ग विल स्टीव रिक्सन एग्जिट हॉन्टस? एक दफ़ा हमने जब पिछले सीज़न में अपने शो किए थे तो वहाँ पे भी अब्दुल मजीद साहब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल आए थे। तो ये फील्डिंग को इस तरीके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हमें, क्योंकि स्टीव रिक्सन के टाइम पर इमीडिएटली जाने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपकी डिटेरियोरेट हुई थी फील्डिंग, लेकिन यस, सो कंटिन्यू। स्टीव रिक्सन वाज अ ग्रेट रिसोर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, उनके टाइम पे पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी रही। लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना है कि वो जिस टाइम पर फील्डिंग कोच आए उस वक्त आपकी टीम में प्लेयर्स कौन से थे और उन प्लेयर वो कितने नेचुरली गिफ्टेड हैं एज फील्डर्स। दैट वाज अ प्रिटी यंग टीम एट द टाइम विदाउट इंजरीज। आपके जितने भी प्लेयर्स हैं अच्छे फील्डर्स हैं, शादाब हो गया, हसन, फ़हीम, फ़खर, ऑल दीज गाइज दे वर एट द स्टार्ट ऑफ देयर करियर, इंजरीज नहीं हुई थी तो उनकी फील्डिंग वैसे ही थोड़ी बेहतर थी। विद इंजरीज विद टाइम वो ख़राब हुई बात। स्टीव रिक्सन नो डाउट वाज अ ग्रेट रिसोर्स, लेकिन
आप अगर 3-4 साल बाद भी एक बंदे के जाने की बात कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि आपने राइट रिप्लेसमेंट्स की कि नहीं, क्योंकि अब तक आपको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स भी रिटायर होते हैं, आपका कैप्टन रिटायर होते हैं, आपके बेस्ट प्लेयर्स रिटायर होते हैं, आपको उसके 3 साल बाद भी अभी तक आप इशू फिक्स नहीं कर सके, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू नीड टू लुक एट इट कि वो क्या गलती है, किधर वो गलती हो रही है कि 3 साल बाद या 4 साल बाद आप उसी की बात कर रहे हैं, तो यू नो देयर इज समथिंग मेजरली रॉन्ग एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद a lot of times with teams in transition, but transition होती है, प्लेयर्स की ट्रांजिशन फील्डिंग में इतनी लंबी नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा और ये वसीम भाई भी वही बात करते हैं ना कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सिर्फ हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से ही आपकी इम्प्रूव ज़्यादा होती है। Exactly. या आप स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करें। Exactly. तो मतलब वहाँ पर इट्स जस्ट दैट द राइट routines need to be enforced and the right routines and let's just say volume of practice needs to be involved there. अच्छा, अब थोड़ी सी बैट्समैन के बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच की भी बात करते हैं। हमने पिछले सेगमेंट में मैनेजमेंट की बात की। हमने बात की कि मैनेजमेंट के किस तरीके से उन्हें प्रोएक्टिव होने की ज़्यादा ज़रूरत थी, बाबर को सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम द आउटसाइड। इस मैनेजमेंट के अंदर हमारी बैटिंग पे तनकीद भी काफ़ी आनी शुरू हुई है। ज़रा थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, बिकॉज मिसबा थे बीच में एक ब्रीफ पीरियड के लिए, यूनुस खान वाज द बैटिंग कोच, लेकिन मिसबा अ डेकोरेटेड पाकिस्तानी बैट्समैन, ठीक है। इस टाइम पर मेरे लिए ये ज़्यादा अलार्मिंग अगर आपकी पाकिस्तान टीम ज़्यादा कंसिस्टेंटली बैटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रही। आई थिंक जब मिसबा और यूनुस रिटायर हुए थे तो सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए वरी ये थी कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो है वो किस तरह एडजस्ट करेगा। अब इसमें साथ साथ हम स्क्रीन पे भी रख लेते हैं कि जो बैटिंग एवरेजेस रही हैं पाकिस्तानी बैट्समैन की जब से नई मैनेजमेंट आई है, ताकि वो हमारे सामने हो, ताकि वी देन हैव दैट कन्वर्सेशन। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, लोगों ने कहा कि शायद उस तरह के प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो 3 बेस्ट प्लेयर्स हैं अंडर द न्यू मैनेजमेंट वो हैं बाबर, फ़हीम एंड रिजवान। ऑल ऑफ देम बैट इन द मिडल और द लोअर मिडल ऑर्डर, ठीक है। तो आपका वो जो इशू था वो एज सच उतना ज़्यादा नहीं है। In fact, इन तीनों की performances have been consistent. Have Fahim and Rizwan especially have bailed Pakistan out of so many situations जहाँ पे 4 या 5 Even Fawad has been doing a commendable job. Fawad's been doing a commendable job और ये सिर्फ टॉप 8 के अगेंस्ट एवरेजेस, दिस डजंट इंक्लूड जिम्बाब्वे, तो यू नो इसलिए एवरेजेस थोड़ी आपको नीचे नजर आ रही होंगी। इसमें ये बात है कि वो मिडिल ऑर्डर वाला कंसर्न तो आपका जो है वो सॉर्ट आउट हो गया काफ़ी हद तक, लेकिन आपका जो मेजर कंसर्न है वो आपका टॉप ऑर्डर है। और टॉप ऑर्डर की जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि टॉप ऑर्डर के अंदर आप सही जगह पे सही बंदे नहीं खिला रहे, जो आपका कसूर है। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड है, अगर आप इसको अवे रिकॉर्ड देखें, टॉप 8 का अवे फ्रॉम होम देखें, तो उसमें भी आपको कंसिस्टेंटली नजर आएगा कि यू आर रिलाइंग ऑन द सेम पीपल, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि अगर आप अवे रिकॉर्ड भी देखें तो टॉप 3 आर स्टिल बाबर, रिजवान एंड फ़हीम, एंड द 4th इज अजहर अली। अजहर इज योर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन। अजहर के इर्द गिर्द आपकी टीम बननी थी, अजहर को आप उसकी सही पोजीशन पे नहीं खिला रहे। ये मकसद इसका ये दिखाने का है कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइड इंक्लूडिंग हारिस सोहेल, जिनका तो मिनिमम 5 इनिंग्स है। 5 इनिंग्स इज अ डिसेंट सैम्पल साइज, अगर उनकी 6.16 की एवरेज है। हम लोगों ने क्या किया कि वो क्योंकि टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने उनकी वनडे फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए, क्योंकि हालांकि नहीं डालने चाहिए क्योंकि वनडे में ही हैज़ अ प्रीटी डिसेंट रिकॉर्ड। उनके फिटनेस के कंसर्न्स है, बाकी कंसर्न्स है, लेकिन ही कीप्स गेटिंग पिक्ड फॉर द रेड बॉल टीम विच डजंट मेक सेंस। ही शुड बी पिक्ड फॉर एवरी वाइट बॉल टीम, लेकिन वो रेड बॉल फॉर्म कैसे वाइट बॉल से ड्रॉप हो जाते हैं, फिर उनको इंजरी इशूज़ हैं। अब अगर आप ये टेबल देखें तो इसमें आपको नंबर 5 के ऊपर शान मसूद नजर आएंगे, उनकी 26.53 की एवरेज है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि रिलेटिवली अगर आप देखें अवे फ्रॉम होम तो सारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। आपको चाहिए कि जो आपका बैट्समैन अवे स्कोर करके आया उसको एटलीस्ट आप 1-2 होम सीरीज दें आसान टीमों के खिलाफ, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके और जब वो दोबारा अवे फ्रॉम होम जाए तो आपके लिए रन्स कर सके। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। हमने काफ़ी डिटेल में पाकिस्तान टीम पे बात की। आई थिंक अगर हम थोड़े से आज अगर ज़रा थोड़े से ज़्यादा क्रिटिकल हो गए तो उसकी वजह ये है कि कल रात को सो नहीं सके यार। कल रात की उस लॉस के बाद नींद नहीं आई सही तरीके से, तो आई थिंक वी बीन अ लिटिल ओवर क्रिटिकल। लेकिन हमने कोशिश यही की है कि जो भी हमने आपको क्रिटिक दी हो हमने उसे बैक किया है विद प्रॉपर रीजनिंग। जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इस मैच के बाद तो मैं तो सो गया था, बिकॉज मैंने अपने ज़हन में ये सोचा कि एंटीगा से बुरा नहीं हो सकता। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू गेट ओवर एंटीगा? आई स्टिल हैवंट गॉटन ओवर एंटीगा। सो क्योंकि एंटीगा वाला, खैर एंटीगा इज ऑलवेज गोइंग टू स्टिंग, जैसे 99 वर्ल्ड कप फाइनल करेगा। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फुटबॉल पर नजर डालेंगे। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट पे बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे फुटबॉल की। इस हफ्ते हमने देखा कि प्रीमियर लीग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ और बहुत दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले, लेकिन जहां पर ये गोल्स हो रहे थे वहीं पर एक बहुत ही अफसोसनाक खबर ने फुटबॉल वर्ल्ड को हिट किया, एंड दैट इज़ the passing away of Gerd Müller, one of the greatest ever goal scorers in the history of the game। बल्कि अगर मैं आपको ये वाली बात कहूँ, क्योंकि जिस जनरेशन में हम लोग बड़े हुए थे, जो हमने लेजेंड सुना था जर्ड मुलर का, उसमें यही लगता था कि जर्ड मुलर के स्कोरिंग नंबर्स कभी भी कोई भी खिलाड़ी मैच नहीं कर सकता। तो बेसिकली उस ज़माने में जहाँ पर डिफेंस बेसिकली फॉरवर्ड्स की टांगें तोड़ देता था और हर तरीके से शर्ट पुलिंग भी होती थी, रफ टैकल्स भी होते थे, और जहाँ पर एक सीज़न में 20 से ज़्यादा गोल कोई भी करता था तो उसे एक स्कोरिंग फिनोमिनन कहा जाता था, वहाँ पर जर्ड मुलर ब्रोक सेट अप अनबिलीवेबल नंबर्स। जो आप आज मेसी और रोनाल्डो के नंबर्स सुनते हैं, वो जर्ड मुलर के नंबर्स उस वक्त में होते थे। और जर्ड मुलर की जो एक ख़ास बात थी वो ये भी थी कि रेहान कंप्लीटली ये बात अलग है कि वो जो बायर्न म्यूनिख की 60s की टीम थी, वेरी वेरी डेकोरेटेड। इनके बाकी स्कोरिंग नंबर्स पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम सिर्फ इनके करियर की अचीवमेंट्स देखें, ही वन एवरी सिंगल टाइटल। अब तो खैर हम चैंपियंस लीग उसे कहेंगे, 3 चैंपियंस लीग, क्या नाम है, करोड़ के करीब उनकी लीग टाइटल्स, वर्ल्ड कप, एंड आई बिलीव इवन द यूरो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट यूरो में खेले शायद सिर्फ 2 मैचेस थे खुद। सो जर्ड मुलर वाज, आई स्टिल रिमेंबर, ही वाज अ लेजेंड which was comparable to probably Pele at that level. Yeah, I think मेरी जो फर्स्ट मेमोरी है लिसनिंग अबाउट हिम, हियरिंग अबाउट हिम, तो आपके पास कोई उस ज़माने में इंटरनेट उस तरह नहीं होता था, तो आप सुना करते थे कि क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज ऑल अबाउट मैराडोना, एंड देन पीपल यूज्ड टू टेल मी कि इससे बड़ा एक गोल स्कोरर था जो ये करता था, एंड दैट वाज मुलर। द अदर थिंग इज़ मुलर की, अगर आप मुलर के साथ बेकनबावर यूज्ड टू ट्रेन विद मुलर, और उनका एक बहुत मुझे आई थिंक दैट सम्स मुलर अप इज के बेकनबावर सेड के मुलर नेवर यूज्ड टू रन, बट जब वो टर्न ऑफ पेस होता था 4-5 yards, तो इवन बेकनबावर कुडंट कीप अप विद हिम, कि ही वाज दैट गुड कि वो दैट स्प्लिट सेकंड के अंदर वो जो मूवमेंट थी दैट वाज फास्टर देन एनीवन एल्स। एंड आई थिंक वो जो मॉडर्न फुटबॉल में होता है कि स्ट्राइकर को पता होना चाहिए कहाँ पे होना है, दैट टर्न ऑफ पेस एंड एवरीथिंग, दैट द ओरिजिनल गाय हु यूज्ड टू यू परफेक्टेड दैट आर्ट ऑफ नॉट मूविंग टू मच अराउंड, but जब getting in the right place and also that turn of pace, that was Muller. The other thing about Muller is कि people sometimes forget, क्योंकि he wasn't that tall, people forget how good he was in the air. जो हम बात करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की jump and how good that jump was, or that Messi goal against Manchester United in the Champions League final. I mean Muller was an expert at timing his jump, और उस ज़माने में ऑब्वियसली इतनी ऊंची जंप्स नहीं होती थी बिकॉज प्लेयर्स डिड नॉट यूज टू ट्रेन एट दैट लेवल, बट in his era, in his time, he was far better than anyone else in the air despite his height, and that was a remarkable thing. जहाँ तक गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है, आई थिंक अगर आपने मेसी क्रिस्टियानो की बात की, इवन मेसी क्रिस्टियानो डोंट कम क्लोज टू मुलर का जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। हाँ जी, मुलर का इंटरनेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे 62 मैचेस में 68 इंटरनेशनल गोल्स हैं जर्ड मुलर के। ये थे, आप देख सकते हैं बायर्न म्यूनिख का रिकॉर्ड भी है उनका, और ये वर्ल्ड कप वाला रिकॉर्ड इज एक्चुअली was a record which he held for the longest time। फिर मुझे लगता है क्लोजर को सिर्फ साथ रखते वो इसलिए थे कि वो रिकॉर्ड, आई थिंक इस पहले रोनाल्डो ने तोड़ा था ये रिकॉर्ड 2006 में, एंड देन क्लोसा broke that record। आई थिंक द 68 goals in 62 matches है, this is the third best ratio in football's history के and इसमें he is the only one who's actually played in Europe या साउथ अमेरिका जिसका ये रिकॉर्ड है, वरना जो वो हैं गेम प्लेइंग अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स तो रेशो बेहतर होती है। द अदर थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज के अक्सर बात होती है कि गोल स्कोरर्स अक्सर जितने मर्जी गोल करें, जब नॉकआउट स्टेज आती है तो दे डोंट डिलीवर एज मच। मुलर ने 3 नॉकआउट वर्ल्ड कप मैचेस खेले, तीनों में गोल किए, और इसमें मैं वो थर्ड प्लेस प्ले ऑफ नहीं काउंट कर रहा, लेकिन सिर्फ नॉकआउट मैचेस काउंट कर रहा हूँ। इसमें वन ऑफ द मैचेस द वर्ल्ड कप फाइनल वेयर ही स्कोर्ड द विनर, and I mean a guy who scores a winner in a World Cup final, plays a 1970 World Cup final, 10 गोल किए इन्होंने एक वर्ल्ड कप में 1970 के अंदर, which is unbelievable, and that record took ages to be broken as well. I mean his performances even Bayern Munich के लिए 398 goals in 453 matches, this is competitive matches, doesn't include the friendlies and all, so that shows you how good he was in that era। एंड वो जो आप बात कर रहे हैं कि डिफेंस कितना अच्छा होता था ये वो, या आप ये सोचें कि बायर्न वर सच अ ग्रेट टीम एट द टाइम कि हो सकता है कि बाकी टीम इतनी अच्छी ना हो तो इसलिए वो इतने गोल करते हो, पर हिज वर्ल्ड कप रिकॉर्ड
and his knockout record speaks for itself. And I still believe कि अगर आप इसको into account ले different eras, I still think Muller is probably the greatest goal scorer of all time. Muller is the greatest goal scorer of all time, and that is something which I also agree with. So it was a very sad news. He passed away at the age of 75. अब चलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग पे बात करते हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग पे बात करें तो इस आई थिंक वीकेंड की सबसे बड़ी बात ये थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, मैं क्या कहूँ, गोलों की बरसात कर दी. आई मीन व्हाट अ परफॉर्मेंस. स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस को चलो ठीक है हैट्रिक की वजह से, लेकिन Paul Pogba was absolutely phenomenal. I think एक interesting stat है कि 68 minutes में Pogba had the same number of assists that he had in the entire of last season in the Premier League. Yeah. तो 4 assists उनके थे. Manchester United की ये जो team है, if they can get things right, they are a good enough team to actually challenge for the Premiership. Especially with Sancho coming in and Rafa Varane coming in, I think that's going to improve their team drastically. Also, जो आपने बात की, why is Fernandes scoring goals? Why is Pogba getting into those positions? Is because दो pivots खेल रहे हैं, which allows Pogba that freedom. Yeah. And Manchester United को still वो pivots figure out करने की ज़रूरत है, because still उन pivots के through Leeds United ने 1-2 chances create किए. The thing is कि Manchester United will always be good against teams like Leeds या teams जो possession रखती हैं. The क्वेश्चन मार्क ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की 70% पोजेशन होगी, दूसरी टीम की 30% पोजेशन होगी, तो हाउ डू दे ब्रेक थ्रू दैट डिफेंस? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क दैट रिमेन्स ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द काउंटर अटैक. लेकिन जेडन सैंचो टाइप प्लेयर्स कैन प्रॉब्ली अनलॉक दैट फॉर देम. सैंचो इज अनदर प्लेयर हु, अगर आप काउंटर पे खेल रहे हैं तो ही इज फिनोमिनल. नहीं, बट इवन इस टाइप की सिचुएशन में जहाँ पे दूसरे ने इधर आपको वो जरूरत है कि बिकॉज दे आर सो डीप, तो अगर आप ड्रिबल करोगे भी तो आप किधर जाओगे? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. द थिंग इज इधर यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, दैट राइट पास एट द राइट टाइम. हु इज गोइंग टू क्रिएट दैट? पॉगबा इज द की फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दे नीड टू यूटिलाइज हिम अगेंस्ट दोस टीम्स एज वेल. इन टीम्स के अगेंस्ट तो अगर आप पॉगबा को और ये टीम को काउंटर पे खिला रहे हैं या दूसरी 50-50 पोजीशन पे खिला रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट एज गुड एज एनीवन इन द वर्ल्ड. द पेस दैट दे हैव, एंड Pogba की एक और चीज़ है, the way he picks out those passes, it's almost like he's not looking, it's instinctive, he knows where to play that pass. तो अगर तेज़ पेस पे गेम चल रही हो, तो I think Pogba is probably the best at creating those chances, and Manchester United one of the best teams on the counter attack. अच्छा, और मैं वैसे I know early days, तो मैं इस वक्त उस तरीके से यूनाइटेड फैंस की होप्स वगैरह नहीं बिल्ड करने लगा, लेकिन वही ना पोजीशन वाली अभी भी क्वेश्चन मार्क है, ह्यूज क्वेश्चन मार्क ओवर दैट. लेकिन मैं ज़्यादा कीन हूँ ये देखने में कि वरान कैसे फिट इन करेंगे इस टीम के साथ आने वाले मैचेस में. तो वो काफ़ी हद तक अगर वहाँ से उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा मैच था वो था टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और वहाँ पर स्पर्स managed to win against Manchester City. इनका आपस का रिकॉर्ड इतना कोई ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन they won that courtesy to a goal by Son. और यहाँ पर इस बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है over Harry Kane. We'll talk about that, but let's first of all discuss this game a bit. I think ये मैच is perfect reason why Manchester City want Kane. is के पिछले 3 visits away to Tottenham, Manchester City have had an expected goals of 7.42 और उन्होंने एक्चुअली में एक गोल भी नहीं किया. They are creating those chances, but there is no one to finish those chances off. With Aguero gone, उनको एक बंदा चाहिए जो कि उनके लिए can score those goals. Manchester City will score goals against most teams. They create so many chances. But अगर एक टीम के पास होयबर्ग जैसा प्लेयर है जो कि stops your midfielders from running into the box, बहुत ज़बरदस्त प्ले ब्रेक करता है. if he keeps tracking those midfielders जो कि बॉक्स के अंदर नहीं आएंगे, तो फिर आपको आपका स्ट्राइकर चाहिए जो कि वो गोल करता है. तो दैट इज़ वेयर मैनचेस्टर सिटी आर लैकिंग कि चांसेस उन्होंने क्रिएट किए. एंड स्पर्स को अगर आप कहें तो आई मीन द वे दे बेसिकली जो गैप बिटवीन द मिडफील्ड एंड द फॉरवर्ड लाइन वो जिस तरह उन्होंने प्लग किया, दैट आई थिंक दैट वाज रियली गुड. दे ओनली हैड 2 shots on target converted from one of those, but to have that level of concentration from 2 of their pivots throughout the 90 minutes is amazing. सिटी स्टिल डिड क्रिएट चांसेस, बट मेरे वही क्वेश्चन है कि वो चांसेस किसको फॉल कर रहे थे. एंड स्पर्स ने बहुत केयरफुली, आई थिंक इट वाज वेरी गुड टैक्टिक्स के दे केयरफुली आइडेंटिफाइड कि कौन से प्लेयर्स को कौन सी पोजीशंस में नहीं जाने देना, and who are more likely to score. So the opportunities fell to people who are not likely to score from those positions. अच्छा, तो यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा टू डिस्कस हैरी केन अ बिट. हैरी केन ने पहले ट्रेनिंग नहीं की विद स्पर्स, रूमर चलना शुरू हो गया. वेल, 2 कन्फ्लिक्टिंग रूमर्स आने लगे. एक तो ये कि दिस इज़ प्रॉबेबली इन
the background of a potential transfer that's going Yeah. to happen. दूसरी बात होगी कि maybe he's not. Yeah. ठीक है. So what have you read up on He's- this? What do you know? One, he wasn't match fit because उसने ट्रेन नहीं किया. उसने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग स्टार्ट किया है स्पर्स के साथ. उसने प्री सीजन ट्रेनिंग के अंदर इतना ज़्यादा पार्ट नहीं लिया. द अदर थिंग इज ऑब्वियसली ही इज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू मूव. द थिंग इज टॉटनम को ज़रूरत नहीं है बेचने की. टॉटनम बेचेगा तो वही बात है. टॉटनम का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो दे सेल ऑन द लास्ट डे फॉर अ लॉट ऑफ मनी. दैट इज़ व्हाट दे डू. अभी दे डोंट नीड टू सेल हिम, सो टॉटनम आर होल्डिंग आउट. मैनचेस्टर सिटी आर डेस्परेट टू गेट हिम. I think this will go down to the last minute of the transfer window, but it is, don't think कि ये it's guaranteed कि Kane will go. Tottenham actually have the finance and the muscle power to keep him at Spurs. लेकिन फिर उसका मतलब ये होगा कि एक टारगेट मैन सिटी विल स्टिल Yeah, that would be a huge problem for City. दैट विल बी अ ह्यूज Yeah. प्रॉब्लम. तो सिटी ये सीजन आगे नहीं कंटिन्यू करेगी विदाउट सिक्योरिंग एटलीस्ट अ मेजर टारगेट मैन. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएंगे. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. आपके ट्वीट्स पे बात करने से पहले एक आपको अपडेट देते चले. हमने अपने पिछले शो में बात की थी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ एथलेटिक्स इन पाकिस्तान, उसकी बात की थी. और हमने आपको बताया था कि कैसे दे डोंट सी आई टू आई. हमने कैसे बताया था कि जी हमने ये भी बात की थी कि 29 ईयर्स हो गए, कोई मेडल नहीं हुआ, आरिफ हसन साहब को किसी ने चैलेंज नहीं किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नताशा राहील वॉज काइंड इनफ टू बी आर गेस्ट. उस पर आपको एक थोड़ी सी अपडेट देते चलते हैं कि जिस दिन हमने शो किया उस दिन न्यूज़ पता चली कि पाकिस्तान हुकूमत ने अब आई डोंट नो डायरेक्टली कहा है कि इनडायरेक्टली कहा है, लेकिन आरिफ हसन साहब से मुतालबा किया है कि आप इस्तीफ़ा दें और आप छोड़े अपनी पोजीशन को. अब ये वाली बात इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एक तो पहली बात चले आपको ये पता चला कि हुकूमत ने इस पे कोई ना कोई कदम उठाया है. लेकिन जो दूसरी बात है वो रेहान, वो ये है कि जब एक दफ़ा जब वो जनरल साई साहब वाला भी जब केस चल रहा था और आरिफ हसन साहब वाला, उसके अंदर भी वो जिस तरह नताशा ने बताया था, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने कहा था कि जी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो. तो सवाल ये है कि क्या इस दफ़ा आरिफ हसन साहब अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे बाय क्लेमिंग दैट दिस इज़ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, या विल द गवर्नमेंट बी एबल टू पुश हिम आउट? I think if he has any self-respect, he will leave. That is the only thing I can say on this. And I'm being honest and I'm not being too harsh. कि आपको नहीं like sports marketing and sports science has gone to a level which is unreal. मैंने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि from cycling in an air conditioned room to cycling outside, the difference that makes the difference. For example, I was reading up on the javelin throw Arshad wali. The air was more humid, so इसलिए हर बंदे की थ्रो जो थी वो उसकी रेंज कम हुई. सो अगर किसी की बेस्ट 86 पॉइंट समथिंग थी तो ऑन दैट इवन गेटिंग अबव 82 वाज अ ह्यूज अचीवमेंट. ठीक है, बिकॉज दैट वाज दोज वर द वेदर कंडीशंस एट द टाइम. अब ये चीज़ें बाकी एथलीट्स को ये चीज़ें बताई गई, उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, उन्होंने अपने टारगेट्स रियलिस्टिक रखे. उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मेरा रिकॉर्ड 90 है तो मेरा 91 92 है तो मैं 91 92 करूँगा. They were happy with 87 point something या getting over 85, they were happy with that. ठीक है, तो उन्होंने अपने ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा नहीं डाला. अब ये इन्फॉर्मेशन और ये वाली जो चीज़ें हैं ये किसने देनी है? दूसरा, बजट्स कहाँ से आएंगे? आप जब मार्केट करेंगे, आपके जब प्रेसिडेंट को यही नहीं पता कि स्पोर्ट्स मार्केटिंग होती क्या है और वो ये कह रहा है कि जी सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें से एक बंदा ये कह रहा है सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो वहाँ से ही पैसा आएगा. दैट इज़ स्पोर्ट्स मार्केटिंग. दैट इज़ हाउ यू ब्रिंग इन ब्रांड्स. दैट इज़ हाउ द ओलंपिक्स यूज्ड टिकटॉक, जिससे हमारे मुल्क में लोगों को इतना मसला है. टिकटॉक बेसिकली ओलंपिक्स ने टिकटॉक यूज़ किया टू गेट मोर फैंस. एंड वन लास्ट थिंग, मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग कह देते हैं कि जी सोशल मीडिया या टिकटॉक ने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते. जब नए नए टीवीज़ आए थे तो लोग यही कहते होंगे कि जी टीवी आया, अब तो सारे घर बैठ के टीवी देखें. टीवी की वजह से स्पोर्ट्स की मकबूलियत बढ़ी, पैसा ज़्यादा आया स्पोर्ट्स में. अब आपको सोशल मीडिया एम्ब्रेस करना है, ना कि उसको आप किस तरह उसको यूज़ करते हैं वो आप पे है. और ये प्राइम एग्जांपल है कि जिस तरीके से NBA, ये हसन चीमा ने भी यहाँ पे बहुत दफ़ा डिटेल में इस पर एनालिसिस किया था कि कैसे अमेरिकन स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया को यूज़ किया टू मार्केट देयर स्पोर्ट. लेकिन अगेन हम आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे. लेकिन अब इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन विल रिएक्ट टू वॉट एवर डिमांड हैज़ बीन मेड, क्योंकि एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है
जिसमें ये मुतालबा किया गया। अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ। अगेन इससे पहले कि मैं ट्वीट्स पढ़ूं, आप सबके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हर दफ़ा की तरह हमें अपने सवालात भेजे, हर दफ़ा की तरह आपने हमसे इतनी मोहब्बत का इजहार किया। खैर मेरे से ज़्यादा किया, रेहान से कम किया। शुरुआत करते हैं जी ट्वीट्स पर। सबसे पहले जो एक न्यूज़ कुछ आई थिंक 2 दिन पहले ब्रेक हुई, आई बिलीव सलीम खालिक साहब ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम के शायद कोई इख्तलाफात चल रहे हैं कराची किंग्स के साथ और वो शायद अवेलेबल हों। तो उससे ऑब्वियस सी बात है, मैं बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आए। एक बहुत रिनाउंड लाहौर कलंदर्स फ़ैन है साकिब, उन्हें कोई उम्मीद की किरण नज़र आई। उन्होंने कहा जी हेलो स्पोर्ट्स लाउंज, रूमर्स लूमिंग दैट बाबर आजम could send himself in the draft in PSL 7 as free agent, is it true? एक उन्होंने सवाल पूछा और साथ इम्तियाज़ बंगलानी साहब ने भी सवाल पूछा। उन्होंने भी बात की कि जी हम रूमर सुन रहे हैं कि बाबर अब इस वक्त अनहैप्पी हैं और वो लीव करेंगे कराची, इज़ इट ट्रू? मैंने कहा मैं ये मौके को लेकर मैं बताता चलूँ यहाँ पर। देखिए PSL के अंदर ट्रेड्स और ट्रांसफर्स aren't that simple और इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता, स्पेशली जब आपकी ना ट्रेड विंडो ओपन हुई हुई हो, ना आपको पूल में प्लेयर्स का पता हो कि कौन कौन अवेलेबल हो रहे हैं, ना ही आपको नए सैलरी स्लैब्स का पता हो। तो इस सारे सिनारियों में ये जो भी कुछ होता है ये सिर्फ एक लेट्स जस्ट से कि प्रिजम्पशन होती है सारी, क्योंकि मतलब हो सकता है कि वहाँ पर इख्तलाफात हों, मतलब आई एम नॉट प्रीवी टू दैट एंड इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन मैंने कहा मैं ये मौका लूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि बहुत अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बड़ी कम ट्रेड्स हुई हैं बिटवीन फ्रेंचाइजेस और वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। तो पहले तो ट्रेड को रूल आउट करें। जहाँ तक आप फ्री एजेंट वाली बात करें तो फ्री एजेंट भी बेसिकली जो भी आता है वो फ्री एजेंट ही होता है, क्योंकि सवाए एक शाहिद आफरीदी वाली ट्रेड के आई डोंट थिंक किसी में भी कोई मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ है कभी भी, राइट? सो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज गोइंग, बट we'll obviously keep our eyes out for this news क्योंकि हमारे तो अपने प्रेस में है। तो मैंने कहा मैं एटलीस्ट इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ। Anything you want to add to this? I think I want to add something to this कि कल काफ़ी रूमर्स आ रहे थे इंक्लूडिंग के certain teams are talking to बाबर, no team is talking to बाबर। रूल्स के खिलाफ वर्जी है, ठीक है, कोई भी बाबर से बात अगर आप करें, ही इज अ कराची किंग्स प्लेयर, कराची किंग उससे बात कर सकता है। हाँ जी, बाकी टीम्स बात नहीं कर रही। तब और दूसरी जो आपने बात की, अभी तो कैटेगरीज नहीं पता प्लेयर्स, हमें कैटेगरीज नहीं पता, ये नहीं पता कि कौन पूल में होगा, कौन अवेलेबल होगा, सैलरी स्लैब्स इवन प्लेयर्स को नहीं पता कि सैलरी स्लैब्स क्या हैं, क्योंकि जो सैलरी स्लैब होगी बाकी भी वही सैलरी देंगे। तो these sort of things are something which you need to know। लेकिन मैं आपको इस मौके पर ये ज़रूर बताता चलूँ कि जो करेक्ट प्रोसीजर है वो ये होता है कि अगर आप किसी दूसरी टीम के प्लेयर में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपने 2 क्वार्टर्स को इन्फॉर्म करना होता है। एक है PSL की प्लेयर मैनेजमेंट जिन्हें आप इन्फॉर्म करते हैं कि हम प्लेयर एक्स में इंटरेस्टेड हैं, दूसरे उस प्लेयर की एग्जिस्टिंग टीम को आप बताते हैं कि जी हम आपके प्लेयर में हैं। अगर कोई डायरेक्ट अप्रोच करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता होगा, ये सारे खिलाड़ी इकट्ठे खेलते हैं, इनकी दोस्ती हैं, ऑब्वियस सी बात है। वो कई दफ़ा कहते हैं यार तुम हमारे साथ खेल लो, लेकिन जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है। तो हमने कहा हम आपको ये क्लैरिफाई करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। ये सवाल पूछ रहे हैं, इफ वी कैन जस्ट हैव दैट ऑन द स्क्रीन, कि who do you think will finish higher in La Liga, Barcelona or Real Madrid? Also, who do you think apart from Sevilla and Atleti can win La Liga? Lastly, because I haven't heard from all England pundits, Harry Kane to stay or go. Harry Kane पे बात होगी। मैं पर्सनली इस वक्त इज़ा आपको यही वाली बात कहूँगा कि मेरे नज़दीक तो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड से इस वक्त ज़्यादा फेवरेट एटलेटी है, एटलेटिको मैड्रिड है बाय अ माइल। विदाउट, मैंने पिछले सीजन के स्टार्ट में भी कहा था एटलेटिको शुड विन द लीग लास्ट सीजन एज वेल, और दैट वाज व्हेन बार्सिलोना हैड मेसी एंड मैड्रिड हैड वरान एंड रामोस। ठीक है, अब वो तीनों चले गए हैं, तो एटलेटी शुड बी द फेवरेट्स टू विन द लीग। जहाँ तक बात है इसके अलावा कौन सी टीम चैलेंज कर सकती है, सेविया ऑब्वियसली डिड रियली वेल, और आई थिंक लेकिन सेविया इज जस्ट नॉट एट दैट लेवल। या आई थिंक इट विल बी अ सेविया में लाइक पिछले साल वो दे ऑलमोस्ट वेंट 34 गेम्स तक, तो दे वर इन द टाइटल रेस। सो आई थिंक Villarreal might be another team that might spring a few surprises and get up to the top 5-4, but Atleti I think by far are the clear favorites and should be very disappointed अगर वो नहीं जीते। On who will finish higher, Madrid or Barcelona? That's a very tough question, but with Messi going, I still feel के Madrid have more to offer.
मैड्रिड हैव मोर टू ऑफर, और मैड्रिड की अभी भी क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट थोड़ी सी हमें नज़र आया कि ठीक है वरान और रामोस चले गए, लेकिन आलबा की साइनिंग एंड और वो जो 150 प्लेयर लोन पे गए थे वो सारे वापस भी आ गए। 150 खिलाड़ी वापस आए होंगे, वो भी इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होगा। हसनैन शाह यूवेंटस से रिलेटेड सवाल पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मैं उन्हें बताऊँ कि मैनुअल लुकाटेली की क्या फ्यूचर है और डिस्कस द यूवेंटस मिडफील्ड प्रॉब्लम। लुकाटेली की अपडेट ये है कि अपेरेंटली लुकाटेली के साथ टर्म्स सारी एग्री हो चुकी हुई हैं, सिर्फ ससुओलो और यूवेंटस की टर्म्स पर इस वक्त इशू चल रहा है आपस में, लेकिन वो इतना कोई बड़ा हर्डल नहीं है। इट शुड बी रिजॉल्व विद इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। अगर ये डील नहीं होती तो दैट विल बी अ ह्यूज सरप्राइज। लेकिन एक और जो यूवेंटस से जो आपने मिडफील्ड की बात की, तो वहाँ पर एलेग्री ने अटलांटा के खिलाफ जो फ्रेंडली खिलाई थी उसके अंदर उन्होंने होल्डिंग मिडफील्डर के तौर पर रैमजी को ट्राई किया था, एंड ही एक्चुअली वाज वेरी हैप्पी विद वॉट एवर रैमजी डिड। तो उसके अंदर से सिचुएशन ये हो रही है कि जहाँ रैमजी पे थोड़ी सी एक दो प्रीमियर लीग टीम्स का इंटरेस्ट था और कहा जा रहा था कि प्यानिच वापस आ जाएंगे उस यूवेंटस में, सुनने में आया कि इस वक्त प्यानिच की डील पर स्टॉप लगा हुआ है। सो दैट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग वन। बाकी जहाँ तक आप मिडफील्ड की बात करें, आई एम एक्चुअली happy with whatever Juventus midfield is right now, क्योंकि Locatelli is a beautiful player. Locatelli is a beautiful player. McKennie का सेकंड सीजन होगा। मैं क्या ये बात रहता है कि लेग्री ने उसे कहा आई वांट यू टू प्ले द रोल जो खदीरा प्ले करते थे, तो मैं इंटरेस्टेड हूँगा देखने में कि McKennie स्ट्रेचर पे कैसे रहते हैं खदीरा की तरह। ऐसा मुझे को डिफाइन कर दे कि इतनी देर इंजर कैसे रहते हो। तो बट गुड टाइम्स, एंड आई थिंक अगेन इट बी फेयर टू से कि बेशक पिछला सीजन इंटर जीते हैं और मिलान हैड अ वेरी गुड टाइम। आई थिंक इट विल बी फेयर टू से दैट जुवेंटस आर द फेवरेट्स फॉर दिस सीजन वंस मोर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अदनान का सवाल है, और अदनान का सवाल है व्हाट इज द आइडियल नंबर 5 और नंबर 6 फॉर वनडे इंटरनेशनल्स? Should Usman Salahuddin open in the upcoming Quaid-e-Azam Trophy to get a spot in the national team? तो अभी अदनान हमने ओपनर्स पे तो काफ़ी ज़्यादा बात की है, हमें लेट्स बी ऑनेस्ट थोड़े से मिडिल ऑर्डर में भी इश्यूज़ हैं। तो उस्मान सलाहुद्दीन इफ ही फील्स कंफर्टेबल प्लेइंग एट दैट ऑर्डर, स्पेशली अगर अजहर अली टाइप प्लेयर ऊपर चला जाता है और आपको सारा ही मिडिल ऑर्डर रीचेक करना पड़ता है, ठीक है, तो उस्मान सलाहुद्दीन इज़ अ वंडरफुली टैलेंटेड प्लेयर। या he's कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड देखें, पिछले जिस तरह की फॉर्म रही है, he comes into the reckoning. कामरान गुलाम had an unbelievably good season कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर लास्ट सीजन, तो वो भी रेकनिंग के अंदर आ सकते हैं। जो इन्होंने ओडीआई का अच्छा सवाल पूछा 5-6 पे आपको कैसा प्लेयर चाहिए, आई थिंक एक चीज़ रियलाइज़ पाकिस्तान को करनी है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है इस वक्त, इसको ये आपने लॉन्ग टर्म प्लान करना है। तो आप जिस भी प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में लेके आएंगे नंबर 5-6 के ऊपर, आपने यू कैन नॉट ड्रॉप देम आफ्टर 5 गेम्स, कैन नॉट ड्रॉप देम आफ्टर 6 गेम्स। आपको एक एक्सटेंडेड रन देना है और आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। बायलैटरल सीरीज पे कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ दें इन वाइट बॉल क्रिकेट। आपने साइकिल पे साइकिल चलता है आपका टीम बनाने का और डेवलप करने का, और वो साइकिल वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप होता है। बेस्ट एग्जांपल है इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड जब 2019 का वर्ल्ड कप जीता है, उससे पहले उन्होंने 4 साल जो किया वो देखें, उसमें उनके कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया एट दैट लेवल, दे डिड नॉट ड्रॉप देम। वो 400 उन्होंने किया है और 350 चेस भी करवाया उन्होंने, लेकिन दे स्टिल केप्ट प्लेइंग दैट स्टाइल। उनको ये नहीं कहा कि यार आपके बॉलर मार बॉल खाते हैं, या ये बहुत ख़राब है, या वो बहुत ख़राब है, तो आप चेंज कर दो, आप ये कर दो। दे स्टक विद द सेम टीम। प्लंकेट को जिस तरह उन्होंने यूज़ किया ड्यूरिंग दैट 4-year पीरियड एंड यूजिंग हिम इन द वर्ल्ड कप, दैट वाज अ प्लान। इट डिड नॉट हैपन कि एक दिन कहा कि जी वो ये ठीक बॉलिंग नहीं करा, इसकी जगह और वर्ल्ड कप फाइनल में भी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद नाउ प्लंकेट का वो साइकिल गुजर गया, because the cycle's gone. now they moved on to next player. That's the thing that I want to discuss. एक अगले किसी एपिसोड पे हम डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान में वो जो अक्सर बात होती है कि इनसिक्योरिटीज़ कहाँ से आती है। बाकी जो दुनिया के प्लेयर्स हैं वो सिक्योर हैं, अगर वो नेशनल टीम के लिए नहीं भी खेल रहे तो दे हैव इनफ सोर्सेज ऑफ इनकम, enough money coming in by playing cricket from their domestic or their club cricket कि they can sustain a lifestyle. पाकिस्तान में मसला ये है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते तो you don't have enough money to sustain your cricket, because cricket equipment, people don't realize how expensive cricket equipment is. क्रिकेट अच्छा खासा महंगा खेल है भाई। आपके अगर हेलमेट के ऊपर आपके महीने की सैलरी चली जाए और आपके बैट के ऊपर आपकी साल की सैलरी चली जाए
तो you know it's a huge deal and these guys have to make a lot of sacrifices to play domestic. बल्कि आई वुड रियली वांट यू कि जो अगला प्रोग्राम होगा उस पे आप एक ये समरी भी करें, स्पेशली जब ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो नए अमाउंट्स हैं तो उन सबको सामने रखकर इफ़ यू कैन प्रिपेयर अ पीस फॉर अस. रियान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस. हमारा वक्त जी अपने इख्तिताम को पहुंचा. आपको हमारा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. आपके पास हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर और रेहानुल्लाह को इजाज़त है. खुदा हाफिज़.